और दोस्तों क्या हाल है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे थे हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का यूनिट पहली का तीसरा लेक्चर है ये। बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बात चल रही थी हमारी, तो जिसमें हम लोगों ने मेडिसिनल के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए थे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा हिस्टामिन पढ़ा था, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन, उसका बायोसिंथेसिस, उसका स्टोरेज, उसका सिक्रेशन, पूरी चीज़ें, स्टोरेज, सिक्रेशन, बायोसिंथेसिस, सब कुछ वहाँ मैंने पढ़ा दिया था। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने सारा ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स पढ़ाया था। और आज के लेक्चर में हम लोग पूरे एंटी हिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनके कुछ सार देखेंगे। हर एक कैटेगरी का, हर एक स्पेसिफिक कैटेगरी का एक अपना एक फार्माकोफोर होगा, वो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। मेन इस लेक्चर का पर्पस होगा क्लासिफिकेशन, बट हम लोग उस क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टडी भी कर जाएंगे, क्योंकि इस बार की मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पिछली बार की अपेक्षा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा लेक्चर है चूँकि, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। पहला हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो ओनली एक सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन देखें तो एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स जो हैं वो 2 तरह से पहले डिवाइडेड हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H2 रिसेप्टर। H1 मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी पहले लेक्चर में बताया था कि 4 तरह के हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4। ठीक है, वो कहाँ होते हैं, उनका क्या रोल होता है, सब कुछ वहाँ बताया था। वो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में है, वैसे वो सब अवेलेबल, तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, वरना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब H1 रिसेप्टर की बात करें तो सबसे पहले में लेते जो सेडेटिव एक्शन भी देते थे, दे आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन और दूसरा सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो पहला सेडेटिव एक्शन वाले और दूसरा नॉन सेडेटिव एक्शन वाले। इनके एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपका क्लोरफेनारामीन आता है और सेकंड जनरेशन में सेट्रिजिन आता है। सेट्रिजिन एक बहुत कॉमन ड्रग है, इसलिए ज़रूर आप याद रखें। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक्स को एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। जिन्हें एलर्जी होती है वो सारे लोग यही ड्रग्स यूज़ करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स की अगर हम लोग आप डिटेल्ड स्टडी करें, जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोगों को लिखना है, तो इसमें हम लोग 4 तरह की ड्रग्स आती हैं। पहली वो जो हिस्टामिन के रिलीज़ को रोक दें, मीन्स मान लीजिए कोई दुश्मन है आपका, तो वो आपको मारने के लिए आ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या करें। पहला तरीका, आप उसको घर से ही नहीं निकलने दें, घर पे ही घेर लें। दूसरा तरीका, वो निकले और उसको बाहर निकलते ही निपटा दें। ठीक है, तीसरा तरीका, जब वो आपके पास पहुंच जाए तब मारें। ठीक है, तो ऐसी 2-3 तरीके हैं, ऐसी 2-3-4 तरीके हैं इस तरह के। पहला जो हिस्टामिन के रिलीज़ को रोकता है, सिक्रेशन को रोकता है, दैट इज़ खेलिन एंड क्रोमोलाइन सोडियम। ये हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, फिर भी इनके बारे में छोटा छोटा मैं आपको मटेरियल दे दूंगा कि अगर किसी एडवर्स कंडीशन के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं तो आपके पास इनका मटेरियल हो। दूसरा जो मेन हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक एक्शन ऑफ रिलीज हिस्टामिन। जो हिस्टामिन रिलीज़ हो जाए तो उसके बाद उसे रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ता है, तो अगर उस रिसेप्टर से बाइंड ही ना करने दें ड्रग्स, तो वो होती हैं इस टाइप की। इसमें H1, H2, H3, H4। तो H1 की है जो है वो अगले पेज पे दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं। H2 की ड्रग्स हैं सिमेटिडीन, फोमेटिडीन, रेनिटिडीन, निजाटिडीन। तो अब इसका आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, वरना ईजी है। H2 एंटागोनिस्ट के लास्ट में टिडीन आ रहा है बस। ठीक है, स्टार्टिंग का अब आपको याद रखना है, सिम, फो में, रन, निजा, कुछ ऐसे करके आप बना सकते हैं, आराम से इनको याद कर सकते हैं। H3 एंटागोनिस्ट में केवल थियोपेरामाइड है और H4 में केवल डॉक्सापिन और क्लोरप्रोमाजिन है। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन H1 में भी है कुछ। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं ऐसी ड्रग्स जो दोनों तरह के काम करें, जो घर से भी नहीं निकलने दें और अगर घर से निकल आता है बाहर भी निपटा दें। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। दे आर एजेसिन और ओलोपेटिडिन। ठीक है, और एक होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसकी भी बात करेंगे। तो ये 3 तरह की जो थी वो तो मैंने आपको वेलन की थ्योरी से बता दी, और एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मास्ट सेल में पाया जाता है हिस्टामिन। तो उस मास्ट सेल को ही अगर हम लोग स्टेबलाइज कर दें तो फिर वहाँ से हिस्टामिन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। स्टेबलाइज में क्या करेंगे, वहाँ आपने ध्यान दिया हो कैल्शियम जा रहा था, तब वो बॉन्ड टूट रहा था हिस्टामिन और रिलीज़ हो रहा था। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बना हुआ था अंदर, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कैल्शियम अंदर ही नहीं जाने देंगे। कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, एक्सचेंजर स्टेबल रहेगा, मास्ट सेल स्टेबल रहेगी, तो हिस्टामिन बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब H1 जो एंटागोनिस्ट हैं वो उनकी 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है,
वैसे फर्स्ट एंड सेकंड ही है, लेकिन हम लोग डिटेल स्टडी करें तो 3 है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट में आता है हमारा अमाइनो एल्किल ईथर। अब ये मैंने आपको सार के अंदर बताया था कि हम लोग X जो कनेक्टिंग एटम था वो सार ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। X की जगह हम OCN जोड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। उसी के बेसिस पे फर्स्ट जनरेशन का क्लासिफिकेशन है। पहला अमाइनो एल्काइल ईथर, जब O जोड़ेंगे तो कहीं भी ROR- इस ग्रुप को बोलते हैं ईथर, ठीक है। अमाइन ग्रुप उस पर पहले से प्रेजेंट होता है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, तो अमाइनो एल्किल चूँकि बीच में चेन होती है। फिर दूसरा इथाइलिन डाईअमीन, अगर हम लोग नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तो डोआमीन आ गए, तो इस कैटेगरी में आ गया। तीसरा फिनोथायाजीन, चौथा पाइपेराजीन, पांचवा प्रोपाइलअमीन डेरिवेटिव। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कार्बन लगा देंगे तो फिर वो प्रोपाइल चेन हो जाएगी, तो प्रोपाइलअमीन डेरिवेटिव, ठीक है। 3 उसी से हैं और बाकी 2 रिंग के हैं। एक फिनोथायाजीन अगर रिंग आ जाएगी या पाइपेराजीन रिंग आ जाएगी तो उसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन और हैं, ठीक है। 5 आराम से याद हो गए होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स भी याद हो गए होंगे अगर आप सारे मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ जो ड्रग्स हैं वो हैं टर्फेनाडीन, सिट्रीजिन और फेक्सोफेराडीन, एक्रीरस्टिन और लोराटिडिन, ठीक है। तो आप इनको आराम से याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। देखिए मुझे थोड़ी जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है, 43 स्लाइड्स हैं। अगर हर स्लाइड पे मैंने 1 मिनट से ज़्यादा दिया तो लेक्चर हो जाएगा 50-55 मिनट का, और इतना बड़ा आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, 2 बार में देखिएगा लेक्चर, लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत नॉलेजफुल लेक्चर रहेगा, बहुत आराम से देख लीजिएगा। ड्रग्स दैट ब्लॉक द हिस्टामीन, फर्स्ट जो हमारी ड्रग्स थी खेलिन और क्रोमोलिन सोडियम, उन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आगे इनके बारे में डिटेल स्टडी बताता हूँ। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये घर से नहीं निकलने देती, तो ये क्या करती हैं, कैल्शियम आयन को अंदर ही नहीं जाने देती। कैल्शियम आयन अंदर नहीं जाता तो क्या होता, मास्ट सेल स्टेबलाइज, और यही तो होते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। जी हाँ, यही दोनों कैटेगरी एक ही है। मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाती है, कैल्शियम अंदर जाता नहीं है, तो हिस्टामीन का आयनिक बॉन्ड टूटता नहीं है, आयनिक बॉन्ड टूटता नहीं है तो हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होता। कहानी पहली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कितने आसानी से बताया। लेकिन पिछला लेक्चर अगर सुना हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैसे रिलीज़ होता है, तभी समझ में आया होगा, वरना तो आप सोच लेंगे बस ये रट लो। नहीं, रटना कुछ नहीं है, समझना है, सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। दीज ड्रग्स एक्ट बाई स्टेबलाइजिंग द मास्ट सेल एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामीन एंड अदर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं उनको रोकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट खेलिन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस कंपाउंड और क्रोमोलाइन नेजल सॉल्यूशन यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और एक नेजल सॉल्यूशन है। ओरल कंसंट्रेशन यूज टू ट्रीट द हिस्टामिनिक सिम्टम्स ऑफ मैस्टोसाइटोसिस, ठीक है। मैस्टोसाइटोसिस जो होता है उसका जो हिस्टामिनिक का जो सिम्टम है उसको ओरल कंसंट्रेशन में अगर हम लोग देते हैं, ओरली देते हैं, नेज़ल जो नाक के थ्रू, ओरल जो मुंह के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उतना लिख लीजिएगा, वो मतलब अभी आपके सिलेबस का उतना बड़ा पार्ट नहीं है, इसलिए छोटा छोटा समझाया, केवल इतना लिख लो, 2-4-5 लाइनें हो गई, बहुत है। ड्रग्स दैट ब्लॉक द रिलीज हिस्टामिन, अब जो रिलीज़ हो गया, विलन बाहर निकल आया घर से, अब उसको मारेंगे, ठीक है। तो अब पहला है H1 एंटागोनिस्ट, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग, इन्हें क्लासिकल एंटी हिस्टामिनिक बोलते हैं। के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन एक पूरी आउटलाइन, एक पूरा सार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 4 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है, वो सब यहाँ पढ़ जाएंगे। सारे स्ट्रक्चर्स का बेसिक्स यहाँ पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग केवल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। वहाँ मैं नहीं बताऊँगा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से आया, केवल मैं इतना बता दूँगा कि सार में ये लगा दो तो ये हो गया, बस, ठीक है। दीज आर क्लिनिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टामिन मेडिएटेड एलर्जिक कंडीशन लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिविटिस एटसेट्रा। अब अगर कोई एडवर्स कंडीशन हुई आपके साथ, मीन्स याद नहीं आ रहा, भूल गए आप, तो इस H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन में जितनी ड्रग्स होंगी उसका एक यूज़ तो आपको यहाँ मैंने बता ही दिया, कॉमन यूज़ सभी सारी ड्रग्स का, ठीक है। ऐसी कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है, कॉमन सारी चीज़ें कॉमन हैं। अगर आप इंडिविजुअल का याद कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, वरना पासिंग के लिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन 5-6 तरीके की थी, मैंने वहाँ आपको ऊपर दिखाई दी, वही 5-6 तरीके यहाँ लिखी हुई हैं, इन्हीं को धीरे धीरे स्टडी करते हैं। 5 हैं, 6 नहीं है, सॉरी। पहला हमारा है अमाइनो एल्किल ईथर, जहाँ X था वहाँ O लगा दिया, बाकी जो कंपाउंड है वो वही है जो था, ठीक है।
अब यहाँ पे जो पहली ड्रग है हमारी वो होती है डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है। तो डाइफेनहाइड्रामीन में यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट AR है, 2 एराइल हैं, दोनों एराइल पे हम लोग डाइफेनाइल लगाते हैं, फिनाइल रिंग्स लगाते हैं, तभी इसका नाम पड़ा डाइफेन, ठीक है। और R की जगह लगाते हैं H, ठीक है। तो जो कार्बन है वहाँ पर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, तो CHO होगा, ईथर भी बन गया वहाँ, और इसका नाम आएगा N, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसे हम N बोल रहे हैं। अब जो भी नंबर आएगा वो हमारा काउंट करने पे, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वैसे स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, अमीन ग्रुप से करेंगे, तो 1, बीच में 2 हैं तो 2 वो हैं क्या बोलते हैं इथाइलिन ब्रिज, तो उनको काउंट करेंगे 3, चौथे 5वें नंबर पे हमारा ये मोइटी आएगा, तो 5,5 डाईमिथाइल एथेनामीन, जिसका नाम भी हो सकता है केमिकल। तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से देखते चलिए, बस स्ट्रक्चर याद हो गया होगा डाइफेनहाइड्रामीन पहली ड्रग का, इतने में ही। नेक्स्ट इज साइलामीन, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ इतना अंतर है कि वहाँ H लगा रहे थे R की जगह, यहाँ CH3 लगा रहे हैं, ठीक है। इसका भी वही नेम है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा। क्लेमेस्टीन जो है वहाँ ये सब ऊपर की तरह सेम है, बस यहाँ डॉक्साइलामीन में एक जो बेंजीन रिंग ना, फिनाइल रिंग ना लगा के उसमें एक नाइट्रोजन भी लगा रहे थे, ठीक है, पिरिडीन रिंग लगा रहे थे, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। फिर क्लेमेस्टीन में जो है क्लोरीन लगा होगा एक 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर, तो वो लगाएंगे हम लोग, और एक फिनाइल रिंग लगाएंगे, एट लास्ट R की जगह CH3 लगाएंगे और हमारा मोइटी तैयार। क्लेमेस्टीन और डॉक्साइलामीन अगर आपके सिलेबस में हो तो देख लीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से डाइफेनहाइड्रामीन ही है। अब इसका SAR पढ़ लेते हैं, जिसे फार्माकोफोर भी बोला जाता है। ये कई बार पूछा गया है और हमें हर कैटेगरी का अपना एक SAR पढ़ना होता है, तैयार रखना होता है अगर पूछा जाता है तो। दीज आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कैटेगरी कब बनी थी, जब ऑक्सीजन लगा था X की जगह कनेक्टिंग मोइटी पे, तब। मोर कंपाउंड्स इन दिस सीरीज आर सिंपली N, डाईमिथाइल एथेनोलामीन डेरिवेटिव। एक ही पोजीशन पे 2 कम से कम वो लगे होंगे, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो N, डाईमिथाइल आएगा इसमें। क्लेमेस्टीन डिफर फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे क्या डिफर कर रहा है, केवल क्लेमेस्टीन में फिनाइल की जगह क्या लगा रहे थे हम लोग, 5 मेंबर्ड रिंग लगा रहे थे, जिस पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन था। मोस्ट अमाइनो एल्किल ईथर्स आर ऑप्टिकल एक्टिव। ये भी इसका एक फार्माकोफोर और SAR का पॉइंट होता है। द ड्रग्स इन दिस ग्रुप पॉजेस सिग्निफिकेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी विच में एनहेंस द H1 ब्लॉकिंग एक्शन ऑन एक्सोक्राइन सिक्रेशन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने पिछले सेमेस्टर में जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी उससे है, मैच करता है। द अमीनो एल्किल ईथर्स हैव टू पेनिट्रेट द BBB ब्लड ब्रेन बैरियर टू ऑक्यूपाई सेंट्रल H1 रिसेप्टर रिजल्टिंग द ड्रोजीनेस ये क्रॉस करता है। मैंने पहले ही बताया था, H1 वाली जितनी भी ड्रग्स होंगी वो ज़्यादातर सेडेटिव एक्शन क्रॉस कर रही होंगी, थोड़ी सी नींद ला रही होंगी, थोड़ा सा आलस ला रही होंगी, ठीक है। देखिए मुझे अपने एक फ़्लो से बोलना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी इसके बाद भी आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ा लेक्चर है, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मुझे तेज़ पढ़ाना पड़ रहा है, तो समझते जाइएगा जल्दी फटाफट। इसमें हम लोग 2-4 मेन चीज़ें देखना चाहें तो कनेक्टिंग मोइटी होता है CHO, मेनली कार्बन चेन 2 से 3 कार्बन की चेन होती है, वैसे 2 ही होती है। डाइफेनहाइड्रामीन इसका पहला क्लिनिकली यूज ड्रग थी, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, 2 फिनाइल और एक R की जगह H लगाएंगे, देखिए बन गया स्ट्रक्चर। ब्रोमोफेनाइल हाइड्रामीन, ये भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ हम लोग ब्रोमीन लगा देंगे बस, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही का वही। डाइफेनाइल पायरालिन, ठीक है। इसमें हमारे जो बीच में CH2 है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग लगा देंगे, ठीक है। CH2 हटा देंगे और इस अमीन ग्रुप को भी उसी रिंग में ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लेमेस्टीन के केस में क्या था, एक 5 मेंबर्ड रिंग थी, देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग। डॉक्साइलामीन के केस में क्या था, वहाँ एक पिरिमिडीन ऐड कर रहे थे हम लोग बेंजीन की जगह, वो ऐड है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव दूसरी क्लास, यहाँ 2 नाइट्रोजन आ गए हैं, तो पहला SAR का पॉइंट क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट और कनेक्टिंग एटम इज नाइट्रोजन,
या कनेक्टिंग ग्रुप इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, इसका पहले ही ड्रग है ट्राइपेलेनामीन, जहाँ हम लोग एराइल मोइटी की जगह लगाते हैं फिनाइल रिंग और एक CH2, और दूसरा एराइल पे लगाते हैं एक पिरिडीन रिंग। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ठीक है, फिर मेथापायरिलीन है। मेथापायरिलीन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, अगर हो तो आप देख लीजिएगा, यहाँ बना हुआ है उसका किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैं आपको बेसिक्स भी बता रहा हूँ, इसी बेसिक्स से आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर इसी बेसिक्स से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थोंजाइलामीन, ये भी शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, अगर हो तो फिर भी यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके SAR की बात करें तो मैंने पहले बताया था कनेक्टिंग एटम नाइट्रोजन होगा। फेनबेंजामीन इसकी पहली क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिनाइल मोइटी ऑफ फेनाबेंजामीन विद अ 2 पिरिडाइल सिस्टम यील्डेड ट्राइपेलेनामीन। ठीक है, फेनबेंजामीन को अगर हम लोग क्या करें, उसमें 2 पिरिडाइल सिस्टम आ जाएगा, मीन्स फिनाइल मोइटी को फेनबेंजामीन के साथ अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, फेनबेंजामीन क्या हुआ, नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया, पिरिडीन वाली रिंग आ गई, बस वही कंडीशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजाइल ग्रुप ऑफ ट्राइपेलेनामीन विथ अ 2 थाइनिल मिथाइल ग्रुप प्रोवाइडेड मेथापायरिलीन। ठीक है, मेथापायरिलीन आ जाएगा, यानी वहाँ क्या करा हम लोगों ने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ऊपर यही कर रहे थे, देखिए ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ, नहीं ये तो शायद हो गया था। द एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी एमेटिक एक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर लो, इसका थोड़ा सा लो होता है क्योंकि ये हल्की सी अदर टाइप की ड्रग होती हैं। जो इसकी दूसरी वाला कॉर्नर होता है जहाँ फिनाइल रिंग्स हैं, वो फिनाइल रिंग जो रिंग्स हैं, एराइल रिंग्स जो हैं, वो रिंग्स बाइंड नहीं करती हैं इतने जल्दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, इसलिए। ठीक है, एंटी एमेटिक मीन्स जो वॉमिटिंग को रोकें, इस तरह का थोड़ा सा का इफेक्ट कम होता है। सॉरी, देखिए ट्राइपेलेनामीन जो आपके सिलेबस में है, इसका मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बताया था, एक फिनाइल रिंग होगी, उसमें CH2 जुड़ा होगा, और उससे फिर नाइट्रोजन कनेक्टिंग एटम, दूसरा फिनाइल, दूसरी जो है एराइल रिंग, उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन रिंग है, दैट इज़ पिरिडीन रिंग बोलते हैं जिसे हम लोग। तो जी चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव। प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव में ये हमारा सैचुरेटेड एनालॉग्स की बात करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, पहला सैचुरेटेड एनालॉग्स और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड जहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड जहाँ डबल बॉन्ड होगा। इसमें फेनारामीन है पहली ड्रग, इसमें पहला एराइल होता है फिनाइल रिंग और दूसरा एराइल में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन, मैंने बेंजामीन वाला ग्रुप है। बेंजामीन बोलिए, इसे पिरिडीन नहीं बोलिए, बेंजामीन बोलिए, क्योंकि बेंजामीन टर्म यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, पिरिडीन जो मैं टर्म बोल रहा हूँ वो गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको बेंजामीन बोलिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरिनामीन, तो इसमें क्लोरीन लग गया, बाकी सब कुछ ऊपर की तरह ही सेम है। स्ट्रक्चर कितने आराम से बन जाएंगे, बस इतनी टेबल 2-2 3-3 ये जो टेबल बता रहा हूँ केवल इतनी पढ़ते जाइए। सार की बात करें तो सार क्या है, फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एट P पोजीशन यानी पैरा पोजीशन रिप्लेसेस विथ क्लोरीन इज क्लोरफेनारामीन। ब्रोमीन तो ब्रोमोफेनारामीन ऊपर दिखाए थे। दीज हेलोजनेटेड फेनारामीन्स आर मोर पोटेंट एंड हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और ये हेलोजन जब जब लगाएंगे तब तब एक्शन बढ़ेगा। ठीक है, पहला ये सार का एक पॉइंट हो गया। द एजेंट्स इन दिस क्लास प्रोड्यूस लेस सेडेशन देन द अदर क्लासिकल एंटीहिस्टामिनिक्स। ये सेडेशन कम कॉज करता है क्योंकि जनरली जो हेलोजन्स लगा रहे हैं हम लोग, जिस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा BBB को कम क्रॉस करता है और कम सेडेटिव एक्शन देता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड एनालॉग्स की बात करें तो यहाँ पायरोब्यूटामीन है, ट्राइप्रोलिडीन है। ट्राइप्रोलिडीन में हम लोग क्या करेंगे, एराइल ग्रुप 2 है हमारे पास, तो पहले एराइल ग्रुप में लगाएंगे CH3 मतलब सब्सटीट्यूटेड मिथाइल फिनाइल रिंग, और दूसरे में बेंजामीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन है। ठीक है, उसको लगाएंगे। ठीक है, इसको आप पिरिडीन नहीं बोलिए, आप फिनाइल बेंजामीन सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। तो बेंजीन में एक अमीन ग्रुप है, नाइट्रोजन है, तो बस बेंजामीन। इस तरह से आप आराम से बनाते चलिए, आराम से काम होता चला जाएगा। ठीक है,
देखिए क्लोरफेनारामीन का स्ट्रक्चर, ट्राइफ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर जो अनसैचुरेटेड है, क्लोरफेनारामीन जो सैचुरेटेड है, दोनों के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ जो मैंने वहाँ ऊपर आपको दिखाया था टेबल में, वही स्ट्रक्चर्स यहाँ बने हुए हैं, वही उसी तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। फिनोथायाजीन रिंग आ जाएगी बस। इसका जनरल स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, उसी जनरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इसका एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोमेथाजीन और ट्राइमेप्राजीन। आर की जगह पे अगर ये ग्रुप आ जाएगा तो प्रोमेथाजीन, और ये ग्रुप आ जाएगा तो ट्राइमेप्राजीन। ठीक है, इसके सार की बात करें तो इसमें 2 से 3 कार्बन की ब्रांड एल्काइल चेंज होती है। एक मिनट, ये थोड़ा सा हट के होता है, डिफर्स होता है एंटी हिस्टामिनिक का जो मेन स्ट्रक्चर है उससे। तो ये एंटी साइकोटिक सीरीज़ से भी होता है थोड़ा सा, और लेकिन एंटी साइकोटिक इफेक्ट थोड़ा बहुत ही होता है इसका। और ये एक प्रोपाइल चेन भी इसमें रिक्वायर्ड होती है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाई है। मैथ 3 कार्बन की चेन थी तो प्रोपाइल हो गई। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथनिंग ऑफ साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिपोफिलिक ग्रुप्स इन सेकेंड पोजिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग रिजल्ट्स इन कंपाउंड विद डिक्रीज एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज साइकोथेरेपेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि साइको वाली कैटेगरी में ही था ना फिनोथायाजीन, उससे स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, कुछ तो इफेक्ट वो वाला होगा। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म में वही 2-4 चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, डीएल्कलाइलेशन होता है। ठीक है, बस ये 2-4 चीज़ें लिख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी। नेक्स्ट इज डाईबेंजो साइक्लोहेप्टेन्स एंड डाईबेंजो साइक्लोहेप्टीन्स। ठीक है, इसमें सेप्रोहेप्टाडीन है और एजाटिडीन है। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बने हुए हैं। फिनोथायाजीन रिंग है, उसी से ये सब कनेक्शन बना हुआ है। दीज आर द फिनोथायाजीन एनालॉग्स इन विच सल्फर एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसोटेरिक विनाइल ग्रुप साइक्लोहेप्टाडीन। सल्फर की जगह ये आ गया, और सैचुरेटेड इथाइल ब्रोच को भी लगा देते हैं तो एजाटिडीन बन जाता है। ठीक है, देखिए फिर प्रोमेथाजीन और ट्राइमेप्राजीन, ये दोनों स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर तो आगे जितने काम के हैं वो अगले लेक्चर में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। 2-3 लेक्चर्स होंगे इनके, और कंप्लीट करेंगे। H1 H2 फिर PPI भी है, और भी 1-2 चीज़ें होंगी, उन सबको पूरा पढ़ेंगे हम लोग। पाइपराजीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो पाइपराजीन रिंग है इसमें एक। पाइपराजीन रिंग जो क्या है, जिसमें डबल नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और सैचुरेटेड होगी पूरी तरह से, अनसैचुरेटेड नहीं होगी। हेट्रोसाइक्लिक तो होगी लेकिन पूरी तरह सैचुरेटेड होगी। इसमें साइक्लिजिन है, जहाँ R की जगह H लगाएंगे और R1 की जगह CH3, यानी नाइट्रोजन को टर्जरी कर देंगे। 3 डिग्री वाला नाइट्रोजन में देखिए 3 हो जाएंगे, R1 जैसे ही लग जाएगा वैसे ही। इसका केमिकल नेम है डाइफेनाइल मेथाइल 4-मेथाइल पाइपराजीन। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरसाइक्लिन, क्लोरीन लगा देंगे R की जगह, R1 की जगह CH3 रहेगा। मीसाइक्लिजिन में क्लोरीन लगा देंगे R की जगह, R1 की जगह हम लोग एक पूरी फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड लिंक लगा देंगे। ठीक है, सार की बात करें, दीज आर इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव होते हैं मेनली। कनेक्टिंग मोइटी जो है इसमें वो CHN होता है, X की जगह CHN आता है। ठीक है, these are moderately potent with low incidence of drowsiness, slow onset of action and exhibit peripheral and central anti-muscarinic activities। में थोड़ी सी anti-muscarinic activity भी होती है। primary structural difference is nature of para aromatic ring substituent। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझाता जा रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ अभी तक। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने पॉइंट कर ली होंगी। हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा, आप क्लासिफिकेशन के साथ मेडिसिनल में हमें लिखने होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं, आप हर कैटेगरी में 1-1, 2-2 स्ट्रक्चर बना देंगे। आपका क्लासिफिकेशन का 7 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, इन सब का सार पूरा डिटेल, तो पूरा लेक्चर जितना है उतना। नेक्स्ट इज कनेक्टेड एटम, मैंने पहले बता दिया। कार्बन चेन टर्मिनल अमीनो ग्रुप एंड एन एटम ऑफ कनेक्टिंग मोइटी आर पार्ट ऑफ पाइपराजीन रिंग। थोड़ा सा ये डैश करके एक बना लाता हूँ, जिससे आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट लिखने में हेल्प हो जाए। बाकी जो ऊपर था वही है ये भी। इन पाइपराजीन बोथ नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम, वो एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, सो लो इंसिडेंस ऑफ ड्राउजीनेस होता है। ठीक है, हैविंग स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो ऊपर सब लिखा था वही सब यहाँ फिर से लिखा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो, बस यहाँ डैश करके स्लो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एग्जिबिट पेरिफेरल एंड सेंट्रल एंटी मस्कुलिनिक एक्टिविटी लीडिंग टू एंटी एमेटिक एंड एंटी
वेरिटिक्स इफेक्ट, एंटीमेटिक मीन्स उल्टी को रोकने वाले, बस ये अलग चीज़ आ गई। यूज़फुल एंड एंटीमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, जो मोशन सिकनेस होती है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इन सब के लिए। H1 एंटागोनिस्ट एक्ट बाई कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन। क्या होते हैं एंटागोनिस्ट? जो बाइंड नहीं करने देते, जो रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं, और हमारा एगोनिस्ट जो होता है हिस्टामिन जो है उसको बाइंड नहीं होने देते, बस यही हो गया। H1 रिसेप्टर ब्लॉकेड रिजल्ट इन डिक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी। तो भैया जैसे ये बाइंड कर जाएंगे, हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा, वैस्कुलर परमिबिलिटी कम हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ प्यूरिटिस, रिलैक्सन ऑफ स्मूथ मसल एंड रेस्पिरेटरी एंड GIT, ये सब जो उसकी हिस्टामिन बढ़ा रहा था वो चीज़ें यहाँ कम हो जाएंगी, बस रिलैक्स हो जाएंगी। अब थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। क्लासिकल एंटीहिस्टामिनेस होते हैं, क्लिनिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टामिन मेडिएटेड एलर्जिक कंडीशन, दीज आर मेनली यूज्ड इन, ये तो ऊपर जो बताई थी वही सब हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? इसका पहला एडवर्स इफेक्ट है सेडेशन। इसे खाने के बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। दिस इज़ एविडेंस बाई ड्राउजीनेस, डिमिनिश अलर्टनेस कम हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं जनरली। दिस इज़ ड्यू टू देयर रिलेटिव लैक ऑफ सेलेक्टिविटी फॉर दी पेरिफेरली H1 रिसेप्टर। क्योंकि ये H1 के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, ये और रिसेप्टर से भी बाइंड करते हैं। इनके कुछ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी हैं, ब्लड में जाकर सेडेशन कॉज भी करते हैं। तो इस सब की वजह से कुछ ये एंटी साइकोटिक एक्टिविटी भी दिखाते हैं। जहाँ ऊपर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उन सबको देखते हुए, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन ख़त्म, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में पहला सेट्रिजिन है। दीज हैव अ रिलेटिव लो एफिनिटी फॉर सेंट्रल H1 रिसेप्टर एंड लार्जली फ्री सेडेशन। ये उतना सेडेशन कॉज नहीं करता है। सेट्रिजिन बहुत सारे लोगों ने ली भी होगी तो उन्हें पता भी होगा, मैंने भी ली हुई है। द सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैव लिटिल एफिनिटी फॉर मस्कार्निक एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, बहुत कम होती है इनकी, ये बहुत कम एफिनिटी होती है। एफिनिटी और एफिकेसी क्या होती है? एफिनिटी मीन्स रिसेप्टर से बाइंड करना और एफिकेसी मीन्स बाइंड करके एक्शन देना। ट्राइफेनाडीन इज लॉन्ग एक्टिंग H1 एंटागोनिस्ट और फेक्सोफेनाडीन जो है वो प्राइमरी ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट है ट्राइफेनाडीन्स का, डज नॉट क्रॉस द BBB, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, माइंड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सेडेशन कॉज नहीं करता, ठीक है। ये देखिए, कंपाउंड इन दिस कैटेगरी आर मोर सिमिलर फार्माकोलॉजिकली देन स्ट्रक्चरली, ठीक है। प्रोलॉन्ग एंटीहिस्टामिनिक एक्शन ड्यू टू स्लो डिसोसिएशन H1 receptor and formation of active metabolite with H1 receptor, similar receptor binding property, having little affinity for muscarinic and adrenergic और serotonergic receptors। अब ये serotonergic क्या आया, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं H1 का पूरा डिटेल लेके आऊँगा, वहाँ बताऊंगा क्या है, ठीक है। कि ये सीरोटीन, हिस्टामीन, ये सब निकलते हैं और इन्हीं सबको रोकता है, वहाँ 3-4 कंपाउंड बताऊंगा, ठीक है। दे आर कंपेरेटिवली मोर पोलर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ज़्यादा पोलर होते हैं। हैंस लो पेनिट्रेट टू CNS, तो CNS को कम पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। 10 लेस सेडेटिव साइड इफेक्ट, तो वही पहले बताया था कि सेकेंड जनरेशन का साइड इफेक्ट जो है, या सेडेशन इफेक्ट जो है वो कम है। देखिए यहाँ लोराटिडीन एक ड्रग थी, उसके बारे में लिखा हुआ है, लोराटिडीन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू साइक्लोहेप्टाडीन्स। ये साइक्लोहेप्टाडीन से मैच कर रहा है इसका स्ट्रक्चर, देखिए फिनोथाइजिन जैसा है, कुछ है। सिलेक्टिव पेरिफेरल H1 एंटागोनिस्ट, ये सिलेक्टिव रहता है, जो ऊपर वाले फर्स्ट जनरेशन पढ़े थे वो सिलेक्टिव नहीं थे, मैंने आपको वहाँ बताया था। मोर पोटेंट देन टर्पेनाडीन, टर्पेनाडीन से ज़्यादा पोटेंट है, बट हैज़ एंटी सेरोटोनर्जिक साइड इफ़ेक्ट। लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, कुछ भी आप बाहर से यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, वो है एंटी सेरोटोनर्जिक, मीन्स ये उसको सेरोटीन को भी थोड़ा सा रोक देता है। H1 की बात काफ़ी कर ली, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बहुत कुछ मैंने आपको बता भी दिया इन लेक्चर्स के अंदर में। क्लासिफिकेशन बता दिया, उस क्लासिफिकेशन के बाद H1 एंटागोनिस्ट के कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा, कैसे बना, उसका सार क्या होगा, कैसे स्ट्रक्चर्स याद करेंगे, एक टेबल बताई आपको जिससे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आप कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 जो आपके सिलेबस में हैं उतने स्ट्रक्चर वहाँ से आपको मिल गए होंगे। 5-6 तो मुझे याद हो गए भैया, आप तो पढ़ रहे हैं, आपको तो याद होना ही चाहिए। H2 एंटागोनिस्ट, H2 ब्लॉकर्स आर ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर करते हैं बंद, H2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है?
पहले लेक्चर में बताया था स्टोमच में, दिस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच। तो ये एसिड जो होता है उसको कम कर देते हैं। देयरफॉर दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर। तो जो अल्सर्स होते हैं, अभी पेप्टिक अल्सर की बहुत बड़ी क्लास आएगी, वहाँ फिर से H2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सिमेटिडीन, सिमेटिडीन को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं H2 एंटागोनिस्ट वर टॉलरेटेड एंड हैव कॉमन साइड इफेक्ट लाइक हाइपोटेंशन, हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एंड टायर्डनेस। द H2 ब्लॉकर्स रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पहले बताया गैस्ट्रिक जूस कम कर देते हैं तो एसिडिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, अल्सर्स में फ़ायदा हो जाता है। अल्सर्स में क्या होता है, HCl बढ़ जाता है तो अल्सर्स हो जाते हैं, HCl कम हो जाएगा तो अल्सर्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है H2 रिसेप्टर का। देखिए ये ऐसे इस तरह से HCl को किस तरह से कम करता है। पैराइटल सेल में ये होता है तो जो HCl रिलीज़ होता है उसको ये रोक देता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन ऊपर बताए थे जब स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, तभी वही है। देखिए दोनों के स्ट्रक्चर सिमेटिडीन और रेनिटिडीन के, ठीक है। बड़े आराम से स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। ये जो सार था वो मेनली H1 एंटागोनिस्ट का था पिछले लेक्चर में। H2 का थोड़ा सा उससे डेविएट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो वो लाएंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए रेनिटिडीन और निजाटिडीन के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी H2 का डिटेल, H1 का डिटेल जो है वो मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। इसका सार लेकिन यहीं बता दूँगा, ख़त्म कर जाऊँगा पूरी चीज़ें, ठीक है। यानी ये जो डिटेल्ड कोलॉजी वाले इफेक्ट होंगे वो यहीं ख़त्म इसी लेक्चर के साथ। अब केवल मैं सिलेबस में जितनी ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर फिर से दूंगा आपको, जो छूट गए होंगे यहाँ, जो वहाँ हैं सिलेबस में, उनका यूज़ बताऊँगा, उनका थोड़ा सा माव बताऊँगा, कुछ स्पेसिफिक होगा तो थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टी बताऊँगा, और बस लेक्चर ख़त्म हमारा। पहली यूनिट का पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा विद इन 3 to 4 लेक्चर्स, ठीक है यार। ये बार ठीक है, इनके आप क्लास आराम से पॉज करके स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में केवल स्ट्रक्चर्स ही लिखने हैं। अब H3 H4 हैं तो नहीं, लेकिन क्योंकि क्लासिफिकेशन में तो थे तो हमें फिर पढ़ने तो पड़ेंगे। तो H3 एंटागोनिस्ट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर कभी 2 आँख में पूछ लिया जाए तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसकी केवल एक ही ड्रग जो पढ़नी है हमें, थियोपिरामाइड है। थियोपिरामाइड एक ही पोटेंट एंटागोनिस्ट है, H3 एंटागोनिस्ट, और ये स्लीप डिसऑर्डर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चूँकि H3 H4 है नहीं सिलेबस में तो काहे को पढ़ो, ये केवल इतना पढ़ो कि हल्का सा पता हो कि हाँ ये भी होते हैं और कैसे होते हैं ये, बस। इसमें 2 हैं, डॉक्सिपिन है, क्लोरप्रोमाजीन है। क्लोरप्रोमाजीन तो भैया हम वैसे ही पढ़ना ही पढ़ना है तो पढ़ ही लेंगे। ये भी H4 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। भैया ऐसा थोड़ी ना है कि एक बंदे को अगर मेडिसिनल पसंद होगी तो कोलॉजी नहीं होगी। क्लोरप्रोमाजीन को H1 पे भी बाइंड करना है, H4 पे भी करना है, तो दोनों में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग, मजबूरी भी है। फिर जिन ड्रग्स के डुअल एक्शन हैं, पहली ड्रग थी जो घर से ही नहीं निकलने दे रही थी विलन को, दूसरी जो निकलने के बाद उसको मार दे रही थी, काम नहीं करने दे रही थी, और तीसरी जो दोनों तरह की होंगी, एजिलस्टीन और ओलोपेटिडिन। दोनों ड्रग्स के स्ट्रक्चर हैं, बना लीजिए आराम से। बोथ द ड्रग्स हैविंग द एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन, मींस स्टेबलाइजर की तरह भी हैं और एंटीहिस्टामिनिक भी हैं, मींस उनको काम भी नहीं करने देती। बोथ आर यूज्ड इन एलर्जिक कंजक्टिविटीज़, ठीक है। ये एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं। दोनों ड्रग का एक कॉमन यूज़। इनका 2 तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो पहला H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिनिक एक्शन और दूसरा इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। दोनों मैकेनिज्म आपको वैसे ही पता है, वो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा लेक्चर था, फिर भी बहुत फ्लो से पढ़ा है। 43 स्लाइड्स थी, 34 मिनट्स लग गए मुझे इसको एक्सप्लेन आउट करने में, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स थे तो उनमें कोई ट्रिक नहीं होती। जिनमें ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई, विलन वाली ट्रिक बताई छोटी सी, सारे स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे उनकी एक ट्रिक बताई छोटी सी, सारे सार अगर नहीं लिख पा रहे होंगे कुछ तो भी कितने 2-3 पॉइंट तो आप मन से लिख लेंगे, ऐसी एक ट्रिक छोटी सी बता दी। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अभी भी तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी है तो। नंबर है हमारा 9140403649, वहाँ आप नोट्स ले सकते हैं मुझसे।
लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। भैया इतनी मेहनत से क्लासिफिकेशन बड़ा लेक्चर लेके आया हूँ तो लाइक तो ज़रूर करना। शेयर करिए अपने दोस्तों से, व्यूअर्स बढ़ाइए, क्योंकि भैया उनके पास ये नॉलेज नहीं होगी। कुछ गलतियाँ मुझसे होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। कमेंट करिए भैया एफ़र्ट कैसा लग रहा, पीपीटीज़ कैसी हैं, मेरा फ़्लो क्या था, आप सब कुछ बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए तो पढ़िए इसको, और अब अगला लेक्चर H1 का होगा। ठीक है।